नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को कृषि दर्शन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। किसान भाइयों, आज पूरे ही विश्व के अनेकानेक देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध रहा है। जहां प्रकृति है वहीं जीवन है। जब प्रकृति को नुकसान पहुंचता है तो वहां कहीं ना कहीं मानव जीवन को, अनेक जीवों को नुकसान पहुंचता है। प्रकृति मानव को बहुत कुछ देती आई है, लेकिन फिर भी मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, उसका दोहन करता है। और आज के दिन हम सभी को यही प्रण लेना चाहिए कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके हितकर कार्य करेंगे। तो चलिए, ये तो हुई पर्यावरण दिवस की बात, और आ जाते हैं हम आज के मेन टॉपिक पर। किसान भाइयों, आज हमारा जो है लाइव फोन इन कार्यक्रम है, क्योंकि आज सोमवार है। तो आज के दिन हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में आप अपने खेतों से खरीफ की फसल लें, उसकी तैयारी करें। साथ ही साथ जो किसान भाई सब्जियां लगाते हैं, फल बागवानी करते हैं, उनको क्या क्या काम करना चाहिए, तो भी समावेश होता है इस विषय का, जो कि विषय बनता है कृषि में समसामयिक कार्य। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कुछ प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जो कि है 0755260049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। चलिए, उससे पहले मिल लिया जाए हमारे आज के एक्सपर्ट से, जो कि डॉक्टर जे.के. कनौजिया। ये कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको भी विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्वा जी, आपको और हमारे प्रदेश के सभी किसान भाइयों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो आगे आने वाले दिन है, किसान भाइयों को खरीफ की तैयारी करनी है, तो इस समय उनको भूमि में कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ विशेष तैयारी करनी पड़ेगी भूमि की तैयारी के लिए? जी पूर्वा जी, बिल्कुल। ये जो समय है, जो वर्तमान समय है, हमारी कृषि के दृष्टिकोण से, हमारे किसानों की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय जो भी गतिविधियां हमारे खेतों में किसानों के द्वारा की जाती हैं, वो सिर्फ आने वाली फसल के लिए ही नहीं होती है, बल्कि कई एक ऐसी गतिविधियां हैं जो साल भर की जो हमारी फसलें होती हैं, किसान लगाते हैं, खरीफ में लगाते हैं या रबी में लगाते हैं, या जो किसान भाई सब्जी उत्पादन का काम करते हैं। 2-3 उनमें से बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे किसानों को गर्मी में गहरी जुताई की हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी के अंदर एक परत सी जमती है, जो गहरी जुताई से जो ब्रेक होती है, मतलब टूटती है, जिससे कि मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि निरंतर हम फसलों को लगा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे खेतों की मिट्टी से पोषक तत्वों में कमी आ रही है, कमी देखी जा रही है, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारी फसलों की उत्पादन लागत बढ़ रही है। हाँ जी। और उत्पादन में गिरावट आ रही है। तो मिट्टी परीक्षण का काम, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण काम है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक ना किए हों, उनको आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी गतिविधि है। जी जी जी, बहुत से किसान भाई ऐसे जिन्होंने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है, तो उन्हें कुछ विशेष काम भी करवाना पड़ेगा कि नहीं, अब बिल्कुल समय नहीं बचा, आप अभी करवा लें? हाँ, देखिए, अब चूंकि खेत हमारे किसानों के खाली पड़े हुए हैं, और ये जो समय होता है, किसान के भी पास में समय है, और अभी तक जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच के लिए नमूना नहीं लिया है, तो हमारे प्रत्येक किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा कि समय समय पर वो अपने खेतों की जांच जरूर कराते रहें। तो मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने का ये सबसे बेहतर समय माना जाता है, और इस समय वो अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेकर उसको परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में अवश्य भेज दें। और अभी आने वाले समय में जो 15 से 20 दिन का जो समय है मानसून के आने का, अगली फसल की बुआई का, उससे पहले यदि उनको मिट्टी परीक्षण की जांच किसानों को मिल जाती है, तो उसके अनुसार जब वो पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, तो उससे किसानों की फसल भी बेहतर होती है, और उत्पादन लागत में भी काफ़ी कमी आती है। जी डॉक्टर साहब, सबसे ज़रूरी होता है एक जब खेती में की जाए, वो है उन्नत बीज। अगर किसान भाई के पास उन्नत बीज ना होगा तो आगे आने वाली फसल भी उसको अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये उन्नत बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी किस्मों के होंगे, कैसे उनका चुनाव किया जाएगा किसान भाइयों के द्वारा? निसंदेह पूर्वा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मतलब गतिविधि है, हम तो ये कहेंगे हमारे किसानों के लिए। आमतौर पर ये देखने में आया, हमारे पूरे प्रदेश में जो भी फसलें लगाई जाती हैं, चूँकि अभी खरीफ का मौसम है, और इस मौसम में सोयाबीन, चूँकि सोयाबीन हम राज्य हैं, सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल, धान का बहुत बड़ा रकबा हमारे प्रदेश में है, और इसके अतिरिक्त जो दाल वाली दलहनी फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है,
अन्य कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके बीजों को लेके अभी भी ये देखने में आता है कि बीजों की या तो उपलब्धता नहीं होती है, या हमारे किसान भाइयों के स्तर पर भी कई बार ये देखने में आता है उनको बीजों के प्रति उतनी समझ अभी नहीं है। हाँ जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर किसान को बीज के बारे में समझना चाहिए, गुणवत्ता युक्त बीज उसे जरूर क्रय कर लेना चाहिए, और इसके लिए प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, इवन अब तो विकासखंड स्तर पर कई एक ऐसी एजेंसीज हैं जिनमें खासतौर से बीज उत्पादक सहकारी समितियां हैं, कृषि विभाग का एक माध्यम है, कृषि विज्ञान केंद्र है। एक ऐसा स्रोत जो विश्वसनीय स्रोत हो, वहाँ से हमारे किसान भाइयों को बीजों को क्रय करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अब अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार किस्में भी हर फसल में अनेकों किस्में किसानों के लिए उपलब्ध है, तो उनके जो संसाधन है हमारे किसानों के पास में, उन संसाधनों के अनुरूप हमारे किसान भाइयों को किस्मों का चयन जरूर करना चाहिए, उससे किसान को उत्पादन में बढ़ोतरी जरूर मिलती है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और किसान भाइयों, आप हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपके खेतों से भी भरपूर फसल प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि किस प्रकार से, जैसे कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम किसान के भाइयों को ये समझाते आए हैं कि आप जो बीज है उसका बीजोपचार करें, तो किस प्रकार से बीजोपचार किया जाए, उसकी सही विधि क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पूर्वा जी, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आज ये समझने की जरूरत है कि बीजोपचार उन्हें करना क्यों चाहिए। जी जी। आमतौर पर जितनी भी हमारी फसलें हैं, पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि हमारी कृषि की जो फसलें हैं उनमें अनेकों प्रकार के कीट और रोग दोनों का प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ऐसी स्थिति में जब कीट प्रकोप बढ़ रहा है तो हमारे किसानों को ये इस बात की आवश्यकता है कि वो उसके बचाव के सबसे पहले प्रयास करें, और उस प्रयास में बीजों का उपचार किया जाना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार आपने कहा कि कैसे करें, तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन बीजों का उपचार हमें किन किन चीज़ों से करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि फफूंद जनित बीमारियां हैं जो बीज जनित होती हैं या मिट्टी से उत्पन्न होती हैं, और प्रारंभिक अवस्था में हमारे छोटे से नन्हे से पौधे को वो नष्ट कर देती है। इसके अलावा कीटनाशक दवाइयां जिनसे भी बीज को उपचारित करके हम फसल को और मजबूती दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो जैव उर्वरक है जो कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी फसल को प्रारंभिक अवस्था में बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये 3 अवयव हैं जिनके माध्यम से हमारे किसानों को अपने बीजों का बीज उपचार करना चाहिए। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, सबसे पहले किसान भाई फफूंदनाशक दवा से बीज को उपचारित करें, उसके बाद कीटनाशक दवा का वो उपयोग करें, और अंत में वो जैव उर्वरक जिसको पीएसबी और राइजोबियम कल्चर के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं, उससे उसको बीज को उपचारित करना है। जी जी जी, आपने तो बता दिया कि बीजोपचार का महत्व क्या है, और किसान भाइयों को मुझे लगता है नोट डाउन भी कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें किया कर जाना चाहिए। किसान भाई किस समय पर ये जो बीज उपचारित किए हुए हैं इनको बुवाई करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें समय नहीं पता चलता, कभी पहले कर लेते हैं कभी बाद में कर लेते हैं, तो उससे उनका नुकसान आगे होता है। तो बीजोपचार तो कर लिया है, लेकिन बुवाई का सही समय क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने पूर्वा जी कही कि एक तो बीज उपचार एक ऐसी क्रिया है कि जहाँ तक संभव हो बुआई के 2-3 दिन पहले ही हमारे किसान भाई करें। हाँ, फफूंदनाशक दवाइयों से तो यूँ तो हमारे किसान भाई 10 दिन 15 दिन पहले भी बीज का उपचार करके वो रख सकते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ जो है वो तरल उसमें होती हैं, तो प्रयास यही हो, जैव उर्वरक तरल उसमें आते हैं, तो बुआई के 24 घंटे 48 घंटे पूर्व करें। अब अगली बात आपने जो कही इससे जो जुड़ी हुई है, किसान भाई बुआई कब करें। किसान भाई, चूंकि ये वर्षा काल है, अनिश्चितता पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, अनिश्चितता सी बनती है, किसान को ये तय करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिकों की अनुशंसा है कि जब तक हमारे खेतों में 4 इंच की वर्षा ना हो जाए, 4 से 5 इंच वर्षा ना हो जाए, तब तक हम हमारे फसल की बुआई ना करें। कहने का आशय यही है कि पर्याप्त नमी स्तर पर ही बुआई करना चाहिए किसानों को। जल्दबाजी में अपनी फसल को खराब नहीं कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर जल्दी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में कृषि में समसामयिक कार्य किया जाए, और आज हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमें फोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट, जो कि डॉक्टर JK कनौजिया जी। कनौजिया साहब, आने वाले दिनों में खरीफ की फसल लगेगी और खरीफ की जो मुख्य फसल है वो है धान और सोयाबीन, और सोयाबीन का तो रकबा भी हमारे प्रदेश में बहुत है। तो किसान भाइयों को इन फसलों के लिए कुछ विशेष तैयारी करनी पड़ती है, क्या कुछ कार्य करने पड़ेंगे जिनसे कि उन्हें नुकसान नहीं और फायदा ज्यादा हो? हाँ, देखिए पूर्वा जी, दोनों ही फसलें अपने आप में विशिष्ट फसलें हैं, और ख़ासतौर से हमारे मध्य प्रदेश के लिए। और अगर हम सोयाबीन की जब बात करते हैं तो हमारा प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे किसानों की एक प्रमुख फसल है। इसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ज़रूर ध्यान रखनी है। उनके खेत की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार उनको बीजों का चयन करना है। किसान भाइयों को 2 से 3 किस्में अपने खेतों में आवश्यक रूप से उगाना चाहिए। यदि कहीं वर्षा अधिक होती है या वर्षा कम होती है, उन सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसान भाई को 2-3 किस्मों का चयन करना चाहिए। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात करते हैं कि फसलों को उर्वरक की जो मांग है और ख़ास तौर से जो जैविक खाद है उसके साथ में इंटीग्रेट करना चाहिए, एकीकृत करके वो करना चाहिए। और बीज उपचार, सोयाबीन जैसी फसल में बीज उपचार हमारे किसानों को आवश्यक रूप से करना चाहिए। जहाँ तक बात धान की है, धान हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 2 प्रकार से की जाती है। एक जो हमारा लो लैंड है, वहाँ पर धान मुख्य रूप से रोपाई विधि से करते हैं, और जो अपलैंड है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर धान की बुआई की जाती है। दोनों के लिए अलग अलग अनुशंसित किस्में हैं। किसान भाइयों को ये चाहिए कि जो बुआई के लिए अनुशंसित किस्में हैं उनसे ही वो बुआई करें, जो रोपाई के लिए अनुशंसित किस्में हैं उन किस्मों का वो चयन करें। खास तौर से जहाँ पर बुआई की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी कम अवधि की जो किस्में हैं उन किस्मों की बुआई किसान भाई करें तो उनको उत्पादन ज़्यादा बेहतर मिलता है। इसके अतिरिक्त धान के खेत में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, रोगों का प्रकोप बहुत अधिक देखने में आता है। हाँ जी। तो अभी कई एक ऐसी किस्में, खासतौर से हमारे यहाँ जो बासमती धान का भी जो क्षेत्र है वहाँ के किसानों के लिए PB 1885, PB 1886, PB 1847 कुछ ऐसे नई विकल्प हमारे किसानों के पास में मौजूद हैं। और इसके अतिरिक्त जो मोटे धान की किस्में हैं जिनमें महामाया है, राजेश्वरी है, MTU 1010 है, ये कई एक विकल्प किसान भाइयों के पास मौजूद है। किस्मों का चयन किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और कीट रोग प्रबंधन की जो हम बात करते हैं कि जिसके लिए बीज उपचार की बात हम कर रहे हैं कि बीज उपचार 100% किसानों के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। जी जी जी, ये तो हमने बात की खरीफ की फसल की। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ में बागवानी में भी अपना भविष्य आजमाते हैं। तो किसान भाई जो बागवानी कर रहे हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो क्या कुछ पहले से ही काम कर लेना चाहिए उन्हें? हाँ जी पूर्वा जी, बिल्कुल। जो हमारे किसान भाई बागवानी में जिनकी भी रुचि है, और पिछले वर्षों में अगर हम देखें तो हमारे खासतौर से जो युवा किसान भाई हैं उनकी रुचि बेशक बागवानी फसलों की तरफ में बढ़ी है। बिल्कुल। और जो किसान भाई बागवानी फसल के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण समय है, जबकि उन्हें ये तय करना है कि कौन से फल वृक्ष की उनको खेती करनी है। उसके लिए जो रोपण सामग्री है, जो पौधे हैं, वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, कौन सी किस्म का उनको उनके क्षेत्र विशेष के अनुसार उनका चयन करना है, उनको लगाने से पहले उसकी दूरी का निर्धारण उनको करना है। और साथ ही साथ वृक्षारोपण करने के लिए जो विशेष तैयारी है खासतौर से वो ये है कि उनमें गड्ढों की अभी खुदाई करनी है। गड्ढों की खुदाई के बाद उसके गड्ढे की भराई करनी है, और भराई के समय
किस उर्वरक की आवश्यकता है, क्या कंपोस्ट खाद की आवश्यकता है, इन सब बातों का निर्धारण करना है। इसलिए बागवानी फसलों की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो समय है हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो विलंब ना करें, बेहतर कार्य योजना बनाएं और उसका क्रियान्वयन हमारे किसान भाई प्रारंभ कर दें, जिससे कि वर्षा आए उस समय जो वृक्षों का रोपण है वो खेतों में किया जा सके और एक सफल बगीचा हमारे किसानों के द्वारा खड़ा किया जा सके। जी, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि कुछ अलग करना चाहते हैं, तो 2-3 जैसे पेड़ हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, उनका ग्राफ्टिंग भी करते हैं। तो ग्राफ्टिंग में भी कुछ विशेष काम करना पड़ता है क्या? समय का उसके अंदर या मौसम का अनुरूप उन्हें कुछ करना पड़ता है? हाँ, देखिए पूर्वा जी, ये एक अलग तरीके की हमारी एक विकल्प है, हम कहते हैं हमारे हाँ खासतौर से युवा साथियों के लिए फल वृक्षों का जो प्रवर्धन है जिसको हम कहते हैं, और ये खासतौर से एक नर्सरी की अपनी एक कला में आता है। हाँ जी। कि हमारे जो युवा किसान हैं जो एक अपना खुद का रोजगार के रूप में अगर हम इसको देखें तो एक नर्सरी प्रबंधन एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमारे युवा साथी एक विकासखंड स्तर पर या कई एक बड़ी पंचायतों के स्तर पर भी छोटी छोटी नर्सरी स्थापित करके जहां प्रबंधन का कार्य करके ये अच्छी आमदनी मतलब प्राप्त कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर अपने दूसरे किसान साथियों को अच्छी गुणवत्ता के जो प्लांटिंग मटेरियल है, पौधरोपण जो सामग्री है वो उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और ये जो प्रवर्धन या मल्टीप्लिकेशन की जो बात है ये अलग अलग फसलों में अलग अलग समय पर की जाती है। आम के लिए अलग समय है, अमरूद के लिए अलग समय है। हाँ जी। तो ये एक मतलब है कि नर्सरी का यदि कार्य करना है तो फिर उसको हमारे किसान को नर्सरी की जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को ध्यान में रख के कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की, और कुछ किसान भाई ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी तक बागवानी की नहीं है लेकिन अब आगे चल के वो करना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन से पौधे लगाएं जिससे कि वो अच्छा फल उत्पादन प्राप्त कर सकें और पैसा भी अच्छा आए उनके पास? बिल्कुल पूर्वा जी, देखिए इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में हमारे अगर हम प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग जो मध्य भारत के जितने भी फल हैं वो सभी होते हैं और इनमें खासतौर से आम और अमरूद दो की खेती बहुतायत हो रही है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश में केला की खेती, खासतौर से हमारा जो बुरहानपुर क्षेत्र है, संतरे की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा, बैतूल ये जो क्षेत्र है वहाँ पर संतरे की खेती, बेर और की खेती भी हमारे यहाँ बड़े स्तर पर अभी की जा रही है। तो यहाँ अलग अलग क्षेत्र विशेष में जो हमारे जो छोटे छोटे जलवायु क्षेत्र हैं वहाँ के लिए जो अनुशंसित और उपयुक्त फल वृक्ष है हमारे किसानों को वही उसी का चयन करना है। और इन सभी में उन्नतशील जो प्रजातियाँ हैं, अलग अलग प्रायोजन के हिसाब से भी अब प्रजातियाँ हैं। जैसे हम आम की थोड़ी देर के लिए बात करें, आम के लिए चूसने की अलग किस्में हैं, आम की काट के खाने की अलग तरीके की किस्में हैं, आम के अचार के लिए अलग प्रकार की किस्में हैं, आम को अगर हमें प्रोसेस करना है मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में बदलना है तो उसके लिए अलग किस्में। अच्छा, तो किसान को अपना ये उद्देश्य तय कर लेना है कि उसे किस उद्देश्य से आम का बगीचा लगाना है और उसमें फिर उसी के अनुसार किस्म का चयन करके उसको रोपण कार्य करने की जरूरत है। जी, हमारे साथ हमारे जो नियमित दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस समय जो हमारे खेत खाली पड़े हुए हैं अगली फसल लेने के लिए, तो हमें उस खेत में ऐसे कौन से सामाजिक कार्य करने चाहिए कि जैसे एक गहरी सिपाही है, ये मेड़बंदी है, इसके अलावा और हमें उसमें क्या करना चाहिए जिससे जो है हम खेत की तैयारी कर लें, अगली फसल लेने में हमें आसान और भरपूर पैदावार मिल सके। जी, गहरी जुताई हाँ, तो आप देखिए बता ही चुके हैं। दो बातें आपने कही है। नहीं, उन्होंने भी यही कहा, हमारे जो किसान भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गर्मी की गहरी जुताई तो कर ली है, मेड़बंदी का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। अब इसके अतिरिक्त जो कार्य करने हैं, एक बात हमने पहले भी कही है कि यदि अभी तक मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना ना लिया गया हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना आप अपने खेत से जरूर ले लें और उसको प्रयोगशाला में भेज दें। यदि आपके पास पानी की उपलब्धता है तो वर्तमान जो समय है वो खेतों में हरी खाद उगाने का भी है। हरी खाद की हम बिजाई करके और उसको 35-40 दिनों की अवस्था पर अगर हम अपने खेत में मिला देते हैं तो जिससे हमारे खेतों में आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कार्बनिक पदार्थ की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते
पोषक तत्वों की कमी भी मिट्टी में हो रही है, मिट्टी की जो संरचना है उसमें बदलाव देखा जा रहा है और उसका सीधा परिणाम ये होता है कि किसान हमारे बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता के बीज भी उपयोग कर रहे हैं, इसके उपरांत भी उनको जो अपेक्षित जो उत्पादन है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। तो मिट्टी की जांच करा के और उसके बाद अगर लगता है, अगर संसाधन है उपयुक्त हरी खाद किसान भाइयों को इस समय करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उनको बेहतर उत्पादन मिल सके। जी, हमें आशा है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, कुछ विशेष दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता है, पौध से पौध की दूरी, अगर किसान भाई चाहें कि नहीं उन्होंने मन है उतना लगा दिया? नहीं बाजी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मतलब उसमें या किसी भी फसल में, फसल कोई भी हो, चाहे वो धान की फसल हो, मक्का की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो या हमारी जो दलहनी फसलें, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अंतरण जो है निर्धारित किया गया है और वैज्ञानिकों ने उसको बहुत गहरे अध्ययन के बाद निर्धारित किया है कि किसी फसल विशेष के लिए क्या अंतरण आमतौर पर होना चाहिए। अभी तो ये भी तय कर दिया गया है कि कुछ, जैसे हम उदाहरण के लिए हम सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन के ही मामले में 2-3 अंतरण की बात अभी की जा रही है कि जो दूरी है, यदि सोयाबीन की किस्म अल्प अवधि की मतलब थोड़ा सा कम उम्र की है, लगभग 85 से 90 दिनों में यदि पक्के तैयार हो रही है तो उसमें अंतरण 14 से 16 इंच पंक्ति से पंक्ति की दूरी। वहीं पर यदि ये 95 से 60 दिन की किस्में अगर हमारे किसान भाई लगाते हैं तो 16 से 18 इंच। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रदीप पाटीदार जी मंदसौर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी बोने होने वाली है, सोयाबीन की फसल बोएंगे किसान, तो उनके लिए कोई स्कीम है क्या ऐसी जहाँ सरकारी समिति या संस्था से सोयाबीन खरीद सके, ले सके कार्यालय से? हाँ जी। हाँ देखिए, बिल्कुल पाटीदार जी, इस समय ये आपका प्रश्न बहुत वाजिब प्रश्न है और ये पूरे, मैं मानता हूँ कि पूरे प्रदेश के किसानों का प्रश्न है। इसके लिए आपके पास 2-3 माध्यम है। आपका जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के अधीन जिले की बीजों की व्यवस्थाएं होती हैं और जिले के अंदर जो पंजीकृत बीज समितियां हैं उनमें शासन के द्वारा जो निर्धारित बीजों की कीमत है, मतलब आधार बीज और प्रमाणित बीज, वो सरकार द्वारा तय कर दिए जाते हैं। उसके अनुसार आप वहां से बीज ले लें वहां, और जब बीज लें तो आप वहां से देख जरूर ले लें। इसके अतिरिक्त अन्य और जानकारी के लिए आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, जहां से बीजों के मामले में भी या अन्य जो विषय हैं फसल से संबंधित उनकी भी जानकारी लेके आप अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई किसान भाइयों को। आप ये बताइए कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे कि जो सब्जियां भी लगाते हैं, तो सब्जियों में भी क्या विशेष कार्य किए रहे हैं जिससे कि कीड़े नहीं लगे, बीमारी नहीं लगे और उनकी फसल अच्छी हो? हाँ देखिए पूर्वा जी, बिल्कुल अभी ये देखने में आता है कि सब्जियों में खास तौर से कीट प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हमारे किसान भाई हर 8वें दिन सब्जी के बेहतर उत्पादन के लिए कीटनाशकों का, रोगनाशकों का वो बराबर उपयोग करते रहते हैं, जिससे न केवल हमारी मिट्टी बिगड़ रही है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि जो उपभोक्ता हैं, जो उसका उपभोग करते हैं, उनकी सेहत भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और यदि हम सब्जी लगाते समय ही ये तय कर लें या निर्धारित कर लें कि किस प्रकार से, यदि हम बीज से बोने वाली फसल लगा रहे हैं तो उसके लगाने के तरीकों में परिवर्तन कर लें। जैसे हम उदाहरण के लिए कहना चाहेंगे कि जो हमारी बीज से लगाने वाली फसलें हैं, वर्षा काल में हम उनको रिज और फरो मतलब मेड़ के ऊपर लगाएं, जिससे बहुत अधिक पानी से उनमें किसी तरीके की बीमारी पैदा ना हो और अनावश्यक दवा डालनी ना पड़े। वहीं पर जो हमारे रोपण वाली जो सब्जियां हैं, उनकी जो रोपा तैयार करने का ये उपयुक्त समय है और रोपा जितना हेल्दी होगा, मतलब स्वस्थ होगा, उतनी ही फसल हमारी अच्छी होगी। सब्जी उत्पादक किसान भाइयों को अपने खेतों में ड्रिप और मल्च के माध्यम से जो अधिक अंतरण वाली जो फसलें हैं उनको ड्रिप और मल्च के माध्यम से यदि लगाते हैं तो उसमें फसल का बेहतर उत्पादन होता है, मिट्टी के अंदर अच्छी गर्मी मिलती है, पौधे का विकास अच्छा होता है, उत्पादन भी अधिक मिलता है और कीट और रोग प्रकोपों की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि घड़ी की सुई अब बता रही है कि हमारे पास समय कम है। विषय तो बहुत विस्तृत है, अगली बार आपसे फिर चर्चा करेंगे। आप आए हमारे स्टूडियो में और किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका।